जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग विटेकर के फाइकोग्राम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत मुनेरा के बारे में पढ़े थे। मुनेरा में हम आपको बैक्टीरिया के बारे में बताए थे। आज जो पढ़ना है वो नेक्स्ट जगत के बारे में पढ़ना है, वो आपका प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जो जीव थे, सरल यूकैरियोटिक जीव जो थे, उनको क्या किया गया था, सम्मिलित किया गया था। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो अधिकांश जीव कैसे होते हैं, जलीय होते हैं। और इनमें से कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मृतजीवी होते हैं, जो सड़े गले चीज़ों के ऊपर क्या होते हैं, उगते हैं। तो आज प्रोटिस्टा के लक्षणों के बारे में पढ़ना है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसमें लिखेंगे इसके अंतर्गत सरल एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। सेकेंड पॉइंट देखें तो इसमें क्या होता है, इसके अंतर्गत आने वाले अधिकांश जीव जलीय होते हैं। कुछ इनमें से जो होते हैं वो सड़े गले पदार्थों के ऊपर होते हैं। थर्ड अगर पॉइंट देखें तो ये जो जीव हैं इनमें दो तरह का पोषण होता है। ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। इनमें से कह सकते हैं कि इनमें या ये स्वपोषी एवं परपोषी होते हैं। अगर स्वपोषी का एग्जाम्पल देखा जाए, इसमें स्वपोषी का मतलब होता है जो अपना भोजन खुद बनाए। इसमें आता है डायटम, डायनोफ्लेजेलेट्स और यूग्लिना जो होता है ये इसमें मिक्सोट्रोपिक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें कुछ जीव सदस्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो परपोषी होते हैं। अगर परपोषी का देखा जाए तो इसमें आएगा स्लाइम मोल्ड, प्रोटोजोआ में भी कई सदस्य होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम। ये सब के सब जो जीव होते हैं ये कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इनमें जो प्रचलन होता है ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए सिलिया एवं फ्लैजिला का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जिसमें लिख सकते हैं कि इनमें प्रचलन सिलिया एवं फ्लैजिला के द्वारा होता है। सिलिया होता है छोटे छोटे बाल सदृश रचना जो शरीर के सतह पर मौजूद होता है, उसको सिलिया कहते हैं। और सिलिया के समान सिलिया से थोड़ा बड़ा होता है, वो कौन होता है, फ्लैजिला होता है, जो इनको प्रचलन में क्या करता है, सहायता करता है। लेकिन अमीबा जो है इन्हीं के अंतर्गत आने वाला, जो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला अमीबा होता है, उसमें जो प्रचलन होता है वो स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया थोड़ा देर में बताएंगे।
सकते हैं अमीबा में प्रचलन उत्पाद या उसी को बोलते हैं स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया के द्वारा होता है। स्यूडोपोडिया क्या होता है? अमीबा इस तरह का जीव है और इसको जब भोजन ग्रहण करना होता है तो ये अपने कोशिका झिल्ली को बढ़ा करके इस प्रकार से फिंगर नुमा अंगुलीनुमा संरचना का निर्माण करता है और इसी फिंगर नुमा अंगुलीनुमा संरचना को क्या बोलते हैं? उत्पाद या स्यूडोपोडिया बोलते हैं। तो इसको नोट करिए इतना पॉइंट को, बाकी इसके बाद आगे और बताते हैं। आखिरी पॉइंट है प्रोटिस्टा का, वो है कि प्रोटिस्टा मोनेरा एवं फंजाई जगत के बीच योजक कड़ी का कार्य करता है। योजक कड़ी का कार्य करता है। योजक कड़ी क्या होता है? ऐसे जीव या ऐसे जगत जिनके अंतर्गत दो अलग अलग जगतों के गुण या कैरेक्टर क्या होते हैं? मिलते हैं। ऐसे जगत या जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? योजक कड़ी बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोटिस्टा को योजक कड़ी कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्रोटिस्टा जो है इसके अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं उसके कुछ कैरेक्टर जो होते हैं वो मोनेरा जगत के जीवों से मिलते हैं और कुछ कैरेक्टर लक्षण जो होता है वो फंजाई जगत के जीवों से मिलता है। इसलिए प्रोटिस्टा को मोनेरा एवं फंजाई के बीच का क्या क्या कहा गया है? योजक कड़ी कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट किंगडम पढ़ना है वो आपका फंजाई है। हेडिंग डालेंगे फंजाई जगत। ये क्या है? इसके अंतर्गत जो विटेकर ने रखा था वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों पर रखा था। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो सभी प्रकार के परिस्थितियों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। सर्वव्यापी होते हैं, जल में पाए जाते हैं, स्थल पर पाए जाते हैं। इसलिए बोला गया कि ये सभी प्रकार के परिस्थितियों में आपको मिलते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो फंजाई जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं ये परजीवी होते हैं, ये मृतजीवी होते हैं। इस कई तरह से क्या करते हैं? पोषण ग्रहण करने का काम करते हैं। तो इसको हम लोग बारी बारी से लिखेंगे, समझेंगे। इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। बहुकोशिकीय का मतलब होता है जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ऐसे जीव जिनके कोशिकाओं में क्या होते हैं? सुव्यवस्थित केंद्रक और कोशिकांग मौजूद होते हैं। ऐसे जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये परजीवी, सहजीवी एवं मृतजीवी होते हैं। परजीवी का मतलब होता है जो किसी दूसरे पोषक के ऊपर रह करके क्या करता है? अपना भोजन प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करता है। पोषक का मतलब होता है दूसरा कोई जीवित जीव, उसके ऊपर अगर रह करके कोई जीव अपना पोषण ग्रहण कर रहा है तो उसको हम लोग परजीवी कहेंगे। सहजीवी का मतलब होता है कि दो अलग अलग जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे के आवश्यकता के लिए क्या होते हैं? जिम्मेवार होते हैं। दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। तो ऐसे जीवों के बीच पाए जाने वाले संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? सहजीविता संबंध बोलते हैं। और मृतजीवी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपना भोजन जो है वो मृत जीवों के शरीर से मरे हुए सड़े हुए पदार्थों से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवों को हम लोग क्या कहते हैं? मृतजीवी कहते हैं। तो फंजाई के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं वो परजीवी भी होते हैं, सहजीवी भी होते हैं और कैसे होते हैं? मृतजीवी भी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो ये सूक्ष्म
बड़े मशरूम विश्वव्यापी एवं सभी प्रकार के परिस्थितियों में पाए जाते हैं। अब कह रहा है ये जो होते हैं वो छोटे साइज के भी होते हैं, जो सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म का मतलब जो इस तरह से खुले आंखों से दिखाई नहीं देता है। ये बड़े आकार के और भी होते हैं, जैसे मशरूम। ये कह रहा है कि विश्वव्यापी होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के परिस्थितियों में सभी स्थान में क्या होते हैं, वो पाए जाते हैं। अब अगर देखा जाए तो फंजाई का जो शरीर होता है वो पतले पतले धागे नुमा संरचनाओं के जाल से क्या होता है, बना होता है। और उस संरचनाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कवकों का शरीर जाल जैसी रचनाओं से मिलकर बना होता है, जिसे माइसीलियम कहते हैं। जिसे माइसीलियम कहते हैं। इसको नोट करिए। इसके बाद माइसीलियम क्या होता है इसको दिखाते हैं। तो कवकों का शरीर जो होता है वो भी बताया कि जाल जैसी रचनाओं से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम जो होता है या कवक जो होते हैं वो कुछ उनका शरीर जो होता है वो इस प्रकार से दिखाई देता है। अब इसमें देखा जाए तो ये जो पूरा का पूरा संरचना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइसीलियम कहेंगे। अब ये बाहरी भित्ति जो आपको दिखाई दे रहा है ये कोशिका भित्ति है। और कवक का जो कोशिका भित्ति होता है ये काइटिन का बना होता है। काइटिन, ये काइटिन जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। अब इसमें देखें तो पूरा का पूरा जो जाल है उसका कई निर्माण जो हो रहा है वो छोटे छोटे इकाइयों के मिलने से हो रहा है। इस प्रकार से एक दो इस प्रकार छोटे छोटे इकाइयों के मिलने से हो रहा है। तो ये जो इकाई होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, हाइफी कहते हैं। और बहुत सारे हाइफी जब मिल करके जाल जैसी रचना का निर्माण करते हैं इस पूरे रचना को हम लोग क्या बोलते हैं, माइसीलियम कहते हैं। तो ये इसी प्रकार के माइसीलियम से मिलकर क्या होता है, कवकों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर दो चीज़ नोट करने वाली है कि माइसीलियम जो है वो तो कवक का निर्माण कर रहा है, कवक का शरीर बना रहा है, लेकिन माइसीलियम का जो निर्माण हो रहा है वो छोटे छोटे इकाइयों के मिलने से हो रहा है। और इन इकाइयों को हम लोग क्या कर रहे हैं, हाइफी कह रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट वही लिख सकते हैं कि माइसीलियम का निर्माण, माइसीलियम का निर्माण जिन छोटे छोटे इकाइयों के द्वारा होता है उसे हाइफी कहते हैं, हाइफी कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए तो कवक का जो कोशिका भित्ति है वो किसका बना हुआ है, काइटिन का बना हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में लिखेंगे, कवकों का कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति काइटिन, काइटिन क्या होता है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, की बनी होती है। काइटिन की बनी होती है। अब देखा जाए तो स्टोर फूड में जैसे हम लोग जो है वो जो ग्लूकोज होता है वो बचा हुआ ग्लूकोज जो है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग का जो मसल्स होता है या यकृत होता है उसमें वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। तो वो जो ग्लाइकोजन हमारे बॉडी में जमा है उसको हम लोग संग्रहित भोज्य पदार्थ कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये जो कवक होते हैं इनके अंदर भी ग्लाइकोजन जो होता है वो संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होता है, जमा रहता है। तो नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखेंगे, कवकों में ग्लाइकोजन संग्रहित भोज्य पदार्थ, संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में जमा रहता है,
संग्रहित भोज्य पदार्थ के रूप में जमा रहता है। ये ग्लाइकोजन है, इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं। वह भी बताया कि कवकों का शरीर जो होता है वो माइसिलियम से मिलकर के बना होता है, लेकिन कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनका शरीर माइसिलियम से बना हुआ नहीं होता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस प्रजाति का, उस जगत का अपवाद है, तो उसको लिखेंगे कुछ कवकों का शरीर। नेक्स्ट पॉइंट, कुछ कवकों का शरीर माइसिलियम से नहीं बना होता है। कुछ कवकों के शरीर में माइसिलियम क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अच्छा लगेगा, माइसिलियम अनुपस्थित होता है। और वो कौन है, ईस्ट। एग्जाम्पल लिख लेंगे, ईस्ट। ईस्ट जो है ये इस प्रकार से दिखाई देता है और इसमें माइसिलियम मौजूद नहीं होता है। ये इस प्रकार से ईस्ट दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है नेक्स्ट जगत जो है वो पादप जगत है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पादप जगत। इसके अंतर्गत भी बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषी जीवों को जिस जगत में रखा गया है वो कौन सा जगत है, पादप जगत है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इसके अंतर्गत बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को सम्मिलित किया गया है। सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो इस पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो जल और स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। पौधा जलीय पौधा भी होता है, स्थलीय पौधा भी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, ये जल एवं स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। जल एवं स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, ये कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषी का मतलब होता है जो प्रकाश एवं क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषी बोलते हैं। तो पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जीव जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इस जगत में कुछ शैवालों को छोड़कर कुछ शैवाल किनको छोड़ा गया है, जो सरल एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऐसे शैवालों को छोड़ करके बाकी सभी शैवाल जैसे लाल शैवाल, हरा शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल को शामिल किया गया है या सम्मिलित किया गया है। अगर नेक्स्ट पॉइंट देखा जाए तो इस जगत में शैवाल के अतिरिक्त और किसको शामिल किया गया है, मॉस, ये क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम लोग, फर्न, जिम्नोस्पर्म
एंजियोस्पर्म को सम्मिलित किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ये कुछ पादप जगत के बारे में कुछ लक्षण थे, कैरेक्टर थे जिनको हम लिखे हैं। अब पादप जगत का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कौन से जगत में किसको रखा गया है, उनको पुनः उप जगतों में वर्गों में बांटा गया है। पहले इसको नोट करिए, उसके बाद उसके बारे में बताते हैं। तो हेडिंग डालेंगे पादप जगत का वर्गीकरण, पादप जगत का वर्गीकरण। देखिए, पादप जगत को बांटा गया है वो बीजों के आधार पर। A.W. आइकलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बीजों के आधार पर कि कौन से पौधा में, कौन से पादप जगत के अंतर्गत आने वाले जीव में बीज का निर्माण हो रहा है और किसमें बीज का निर्माण नहीं हो रहा है, इसके आधार पर उन्होंने पादप जगत को दो भागों में बांटा था, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस में। देखिए, सबसे पहले लिखेंगे पादप जगत, और पादप जगत को बांटा गया है बीजों के आधार पर, किसमें बीज का निर्माण होता है और किसमें बीज का निर्माण नहीं होता है। पहला जो उन्होंने वर्ग बताया था वो बताया था क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस जो था इसमें बीज अनुपस्थित होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। जबकि फेनेरोगैमस जो होते हैं इनमें बीज का निर्माण होता है, ये बीज युक्त पौधे होते हैं, में बीज प्रेजेंट होता है। अभी ये क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत बीज नहीं बनता है। साथ ही साथ क्रिप्टोगैमस जो है इसको पुनः कई वर्गों में क्या किया गया था, बांटा गया था। इसमें किसके आधार पर, इस सम्मोहन मंडल है कि नहीं है, जड़ शरीर जो है वो जड़ तना एवं पत्तियों में विभाजित है कि नहीं है, शरीर किस तरह से दिखाई देता है, इस प्रकार इसके आधार पर उन्होंने क्रिप्टोगैमस को आगे तीन भागों में बांटा था। पहला था थैलोफाइटा, सेकेंड जो होता है उसको ब्रायोफाइटा कहा गया, ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा जो होते हैं इनका शरीर जो होता है वो थैलस लाइक होता है, इनमें जड़ तना एवं पत्तियों का क्या होता है, अभाव होता है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो जल एवं स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं और ये मैट की तरह लगाता है कि घास का चटाई बिछाया हुआ है, उस प्रकार से ये ब्रायोफाइटा दिखाई देते हैं। और टेरिडोफाइटा इसके बाद आता है, टेरिडोफाइटा। ये जो टेरिडोफाइटा होता है वो थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा की तुलना में थोड़ा ज़्यादा विकसित होते हैं, इनमें सम्मोहन मंडल होता है, इनके कुछ सदस्यों में पत्तियां जैसी संरचना क्या होती है वो दिखाई देती है। इसके बाद अगर बात करें फेनेरोगैमस, तो फेनेरोगैमस को भी उन्होंने क्या किया था, दो वर्गों में बांटा था। एक था जिम्नोस्पर्म, जिसको बोलते हैं अनावृत बीजी। अनावृत बीजी का मतलब होता है, जिम्नोस्पर्म में ऐसे पौधों को रखा गया जिनमें क्या होता है, जो बीज है वो फल के अंदर, जनरली हम लोग देखते हैं कि कोई भी फल होता है उसके अंदर बीज मौजूद होता है, लेकिन ये ऐसे पौधे थे जिनमें बीज तो होता है लेकिन फल का निर्माण नहीं होता है, और फल जो है वो, बीज जो है वो फल से ढका हुआ नहीं होता है, तो इसीलिए इसको अनावृत बीजी या जिम्नोस्पर्म कहा गया। और दूसरा जो है उसको बोला गया एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी। आवृत बीजी जिनमें क्या होते हैं, जिनके बीज जो होते हैं वो फल के अंदर मौजूद होते हैं। अब ये जो एंजियोस्पर्म है इसको पुनः दो भागों में बांटा गया। एक था एक बीजपत्री और दूसरा था द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनके बीज में केवल एक बीजपत्र होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया। और वैसे द्विबीजपत्री का मतलब होता है ऐसे पौधे जिनके बीज में दो बीजपत्र होते हैं। अर्थात जैसे चना है तो चना को अगर आप करिएगा दो बराबर भाग में आसानी से वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीज में दो बीजपत्र होते हैं, जबकि चावल जो है वो बढ़ता नहीं है, टूट जाता है। तो ऐसे पौधे जिनके बीज में एक बीजपत्र होता है उसको एक बीजपत्री कहेंगे, और जिनके बीज में दो बीजपत्र होता है उसको
द्विबीजपत्री कहते हैं। तो ये पादप जगत का वर्गीकरण है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। पादप जगत को बीजों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगैमस और फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें बीज का निर्माण नहीं होता है, और फेनेरोगैमस में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें बीज का निर्माण होता है। क्रिप्टोगैमस को पुनः तीन भागों में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनमें शरीर में जड़, तना एवं पत्तियां क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ये थैलस के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इनको थैलोफाइटा कहा जाता है। ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये मैट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये जल एवं स्थल दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। ये जो होता है टेरिडोफाइटा, इसके शरीर में समूहन बंडल भी मौजूद होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें जड़, तना एवं पत्तियां भी मौजूद होता है। तो ये विकसित पौधा होता है। पहला विकसित पौधा जो स्थलीय पौधा, पहला स्थलीय पौधा जो है वो ब्रायोफाइटा है, और पहला विकसित स्थलीय पौधा जो होता है वो कौन होता है, टेरिडोफाइटा होता है। और फेनेरोगैमस को दो भागों में बांटा गया है। बीज, किसके बीज जो है वो फल के अंदर है और किसके बीज जो है वो फल के अंदर मौजूद नहीं है। तो ऐसे पौधे जिनमें बीज का निर्माण जो था हो रहा था, लेकिन उनमें फल का निर्माण नहीं हो रहा था, अर्थात बीज जो है वो फल से ढके हुए नहीं थे, ऐसे पौधों को उन्होंने जिम्नोस्पर्म कह दिया। और ऐसे पौधे जिनमें बीज जो थे वो फल से ढके हुए थे उसको क्या बोला उन्होंने, एंजियोस्पर्म या आवृत बीजी कहा। एंजियोस्पर्म को पुनः बीजों में उपस्थित बीजपत्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया। ऐसे बीज जिनमें एक बीजपत्र मौजूद थे उनको एक बीजपत्री कहा गया, और जिनमें दो बीजपत्र मौजूद थे उनको क्या बोला गया, द्विबीजपत्री। तो ये वर्गीकरण है, इसको क्या करिए, नोट करिए। लिखेंगे आइकलर ने बीजों के आधार पर समस्त पौधों को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला जो था वो था क्रिप्टोगैमस। क्रिप्टोगैमस में क्या होता है, इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे थे इनमें बीज अनुपस्थित होता है। तो पहला पॉइंट ये लिखेंगे, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में बीज का निर्माण नहीं होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। और बीज का निर्माण नहीं होता है इसलिए इसको क्या बोला गया था, क्रिप्टोगैमस बोला गया था। नेक्स्ट में खूबी क्या था, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में संवहन बंडल किसको बोलते हैं, जाइलम, जो जल का परिवहन करता है, और फ्लोएम जो भोजन का प्रसारण करता है। ये इनको हम लोग क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से जाइलम और फ्लोएम को संवहन मंडल कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे थे उनमें संवहन मंडल क्या होता है, अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर देखा जाए तो इनका शरीर जो होता है, जैसे अगर हम लोग पौधा को देखें तो पौधा में आपको लीफ दिखाई देता है, रूट दिखाई देता है, स्टेम, जड़, तना एवं पत्तियां दिखाई देता है। लेकिन इसके अंतर्गत आने वाले जो पौधे थे उनमें जड़, तना एवं पत्तियों का क्या होता है, अभाव होता है, ये उपस्थित नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके अंतर्गत आने वाले पौधों में जड़, तना एवं पत्तियों का अभाव होता है, जड़, तना एवं पत्तियों का अभाव होता है। ये था क्रिप्टोगैमस का कुछ लक्षण, कुछ कैरेक्टर। इसके बाद क्रिप्टोगैमस को कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। इसको पहले नोट करिए। इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्रिप्टोगैमस का वर्गीकरण। क्रिप्टोगैमस का वर्गीकरण। और क्रिप्टोगैमस जो है इनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पहला जो था वो था थैलोफाइटा।
थैलोफाइटा। सेकेंड जो था उसको बोला गया ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा। और थर्ड जो है उसको बोला गया टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये 3 वर्गों में इनको क्या किया गया था, क्रिप्टोगैमस को बांटा गया था। तो ये 3 वर्गों को आप लोग वहाँ पर नोट कर लीजिए, इनके बारे में बारी बारी से अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।